देखिए when strong force acting between two bodies, when strong force acting between two bodies in a very small time interval, in a very small time interval. तो डेफिनेशन आप भी सोच सकते हैं, हम आप जैसे इंसान लोग ही बनाते हैं ये। तो कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है क्या है, और उसको हम वर्डिक कर देते हैं, वर्ड्स में बाउंड कर देते हैं। तो ये एंड होती है, क्या लिखा लास्ट में, इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोलिजन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोलिजन। तो जो एक टॉपिक आपको सेंड किया था एक दिन, 1D, वन डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है, वन डायमेंशनल कोलिजन की बात कर लेते हैं अब हम। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको एक मिनट पहले टाइप्स बता दें, है ना। टाइप्स में हम बात करते हैं, दो ही हैं, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो लिखिए टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन, इसमें लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। फर्स्ट लाइन चेंज करके, फर्स्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, लाइन चेंज करके फर्स्ट लिखिए इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक, सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन। तो देखिए अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है और कोई दूसरी बॉडी भी मोशन कर रही है, कोलिजन होगा तो मिनिमम दो बॉडीज तो चाहिए, दो ऑब्जेक्ट्स तो चाहिए। अगर कोई दो बॉडीज में से कोई भी एक या कोई भी दोनों मोशन कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ मोशन क्या होता है, बिकॉज ऑफ मोशन बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, बिकॉज ऑफ मोशन बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, बिकॉज ऑफ मोशन बॉडी का लीनियर मोमेंटम भी होता है। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी को आप जानते हैं, लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू mv, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। बिकॉज ऑफ मोशन ये दो फिजिकल क्वांटिटीज बॉडी के अंदर होती है। अब जब कोलिजन होता है तो इन्हीं में गड़बड़ होती है, गड़बड़ होती है मतलब एक्सचेंज होता है, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी इधर उधर, है ना। तो इलास्टिक कोलिजन एक होगा इन इलास्टिक कोलिजन। अगर दो बॉडीज में इलास्टिक कोलिजन हो रही है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद में, आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, अगर लीनियर मोमेंटम, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहे, कंजर्व रहे, लॉस नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन बहुत रेयर कोलिजन्स होती है। आपने सुना होगा ना, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, देख तो सकते नहीं हम, सुने होंगे आपने, जैसे Na+, Cl-, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाम सुने हैं ना। तो ये वो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में कोलिजन, दो पॉजिटिव आयन्स अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो वो एक लिमिट तक पास आते हैं, उसके बाद में स्कैटर कर जाते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। तो उनके दो पॉजिटिव आयन के बीच की कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, आइडियली इलास्टिक कोलिजन। एक आप आगे जाकर एक चैप्टर पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें किसी रूम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं, ऐसा हम स्टडी करेंगे। एक रूम है, उसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑब्वियसली है, हम जिस रूम में हमेशा रहते हैं हम गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं, बहुत रैंडम मोशन करते रहते हैं। और जब गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं तो वो एक दूसरे से कोलिजन भी करते हैं, जिस चैम्बर में है, जिस रूम में है, उस रूम या चैम्बर की वॉल से भी कोलिजन करते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन होती है वो भी इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन में ना तो लीनियर मोमेंटम का चेंज होता है, ना ही काइनेटिक एनर्जी का, दोनों कंजर्व रहती है। किसकी, सिस्टम की, किसी पर्टिकुलर बॉडी की नहीं। सिस्टम मतलब वो दो बॉडीज जो कोलिजन कर रही है, वो दोनों बॉडी मिलकर एक सिस्टम है, उन दोनों का टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल काइनेटिक एनर्जी
बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम होते हैं, किसमें? इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। और जो इनइलास्टिक कोलिजन्स होती है उनमें साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाती है। जैसे मार्कर को मैं यहाँ गिराऊं, साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना। और बहुत, अगर मैं यहाँ से बुलेट फायर करने लग जाऊं बहुत देर तक, तो ये जो वुडन बोर्ड या जो भी है यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ जाए, है ना। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी भी होती है ना। तो इस तरह से अगर किसी कोलिजन में, है ना, इफ देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एनी कोलिजन, then the collision is called inelastic collision. But if there is no energy loss in any collision, then the collision is called elastic collision. एनर्जी पे सब कुछ है, अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन। देखो यहाँ बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये तो फैन चल रहे हैं इसलिए आवाज आ रही है। अगर आप किसी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट रूम में बैठे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की आवाज थोड़ी आती है, नहीं आती। इलास्टिक कोलिजन कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, कोई हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होता। अगर होता तो बैठे बैठे कमरे का टेम्परेचर बढ़ रहा होता, हमें थोड़ी आवाज भी आ रही होती गैस के मॉलिक्यूल्स की, बट एनर्जी लॉस होता ही नहीं है, ना साउंड की फॉर्म में ना हीट की फॉर्म। ठीक है, तो थोड़ा सा डीपली बता दिया मैंने आपको, एक बात बता दी कि कोलिजन होगा तो दो बॉडीज चाहिए, मोशन होना चाहिए, मोशन होगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम। तो थोड़ी बहुत बातें मैंने बता दी, कुछ दिमाग में कुछ आपके वर्ड्स पहुंचा दिए, अब डेफिनेशन लिख देते हैं। इलास्टिक कोलिजन लिख रहे हैं पहले, है ना, लिखिए। if linear momentum and kinetic energy, if linear momentum and kinetic energy of the system remains same before and after, remains same before and after the collision, then the collision is called what? है ना, is called elastic collision। बिल्कुल ठीक है, इलास्टिक कोलिजन। आप चाहें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब रिवीजन करेंगे तो आप एग्जांपल भी लिख लें, बेटर रहता है ना। देखिए सर एक बार डेफिनेशन फिर से बोलना सर। डेफिनेशन पूछ रहे हैं कोई, सुन लो। क्या लिखा था? व्हेन लीनियर मोमेंटम या इफ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, then the collision is called elastic collision। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम में दो या दो से ज्यादा बॉडीज भी हो सकती है कोलिजन, मिनिमम दो तो होनी चाहिए, वो हमारा एक सिस्टम होता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन P भी सेम होना चाहिए, K भी सेम होना चाहिए, इसका मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होना। ओके, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कोलिजन बिटवीन molecules of gases, collision between molecules of gases, this is best example। पॉजिटिव आयंस इनमें भी होती है, बट हमें यही कोलिजन का एग्जांपल लिखना था। सेकंड लिख लीजिए, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, तो इसमें क्या होगा? इसमें एनर्जी लॉस होता है, और कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है किसी दूसरी फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी हो सकता है हीट की फॉर्म में चले जाए, साउंड एनर्जी की फॉर्म में चले जाए, वेव एनर्जी की फॉर्म में, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। कभी आपने देखा होगा दो बहुत हैवी बॉडीज जब स्ट्राइक करती है तो, है ना, फायर जनरेट हो जाती है, लाइट की फॉर्म में भी एनर्जी जाती है। तो अगर कहीं फायर जनरेट हो रही है तो ऐसा नहीं है हीट एनर्जी भी है, आपको फायर दिखाई दे रही है ना, कोई चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब लाइट रेज आपकी आइस तक आ रही होगी, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी
किसी भी दूसरी फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाए तो वो सब क्या है, इनइलास्टिक। लिखिए डेफिनेशन, लैंग्वेज वही रखना। इसको कैसे स्टार्ट किया था, इफ या व्हेन। लिखिए if there is if there is some loss, if there is some loss of kinetic energy, if there is some loss of kinetic energy, there is some loss of kinetic energy of the system, after the collision, after the collision, then the collision is called inelastic collision. Then the collision is called inelastic collision. तो मेन है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम हो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, इलास्टिक, और सेम नहीं हो मतलब लॉस हो जाता है। सेम नहीं होता मतलब लॉस हो जाता है। एनर्जी अपने आप तो प्रोड्यूस होगी नहीं, लॉस हो सकती है किसी दूसरी फॉर्म में। ओके, और इसका एग्जांपल आप क्या लिखेंगे, कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, है ना, कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स। तो अच्छा खासा मोशन कर रहे होते हैं, रुक जाते हैं व्हीकल, कहाँ चले जाती है काइनेटिक एनर्जी, साउंड प्रोड्यूस होता है। जहाँ कोलिजन हुई है वो पार्ट्स, थोड़े से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है वहां पर, कोई चेक करने जाए तो पता लगे बढ़ जाता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन, घर जो रोड है वहां पर काफी फ्रिक्शन होता है, बहुत सारी फॉर्म में चले जाती है एनर्जी, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक नाम याद रखेंगे। कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। सब पार्ट्स सेपरेट भी तो हो जाते हैं। तो अब बताओ क्या करें, पार्ट सेपरेट भी हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। तो कुल मिलाकर एनर्जी पर फोकस करना है, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, और पार्ट सेपरेट होकर कुछ पार्ट बहुत दूर तक भी चले जाते हैं घर पर, ऐसा कह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब डेरिवेशन स्टार्ट होगा, है ना। 1D कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन की हम बात कर लेते हैं। अब इसमें भी वन डायमेंशनल में भी हम वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की ही बात करेंगे हम पहले। इलास्टिक कोलिजन, 1D इलास्टिक कोलिजन। वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, कुछ लोग इसको वन डायमेंशनल नहीं बोलकर हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं। हेड ऑन, बिल्कुल आमने सामने कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन। ओके, तो देखते हैं कैसी होती है ये। इसमें हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, वो समझ लीजिए। तो ये जो टॉपिक है, इसमें हमें पहले तो पिक्चर समझनी है, क्या कोलिजन से पहले क्या हो रहा है, कोलिजन के बाद में क्या हो रहा है। पहले डायग्राम से उसी बात को देखिए कि कोलिजन से पहले क्या है, एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन क्या है, आफ्टर कोलिजन क्या है। तो पहले मैं एक पिक्चर क्लियर कर दूं, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन एक पिक्चर आपके सामने है, M1 M2 मासेस हैं। M1 मास की एक बॉडी है, M2 मास की दूसरी बॉडी है, किसी भी शेप की हो सकती है, हमने स्फेरिकल दिखाई है। ठीक है, फर्स्ट जो बॉडी है वो U1 स्पीड से M2 बॉडी को अप्रोच कर रही है। सेकंड बॉडी यहां ले लेते हैं, सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को U2 स्पीड से, है ना, M2 लिखा है मैंने और यहाँ U2 लिखा है, यहाँ M1 लिखा है और उसको U2 लिख देते हैं। ठीक है, तो U1 स्पीड से फर्स्ट बॉडी मोशन कर रही है और पीछे M2 बॉडी U2 स्पीड से उसको अप्रोच कर रही है। और अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो प्रोबेबिलिटी है कोलिजन होगी। हाँ ना, तो बोले नहीं होगी, है ना, है ना। पीछे वाली जो बॉडी है वो हिट करेगी M2 बॉडी हिट करेगी M1 बॉडी को। ठीक है, दिस इज द मोमेंट ऑफ कोलिजन। लेट इस मोमेंट पर कोलिजन हुआ, M2 बॉडी
और m1 बॉडी। तो कोलिजन से पहले कौन फास्ट चल रहा था? कोलिजन से पहले कौन फास्ट चल रहा था? तो m2 बॉडी, m2 मास की जो बॉडी है वो फास्ट चल रही थी, फिर उसने कोलाइड किया m1 से। दिस इज द मोमेंट ऑफ कोलिजन। इस मोमेंट पर हम स्पीड्स नहीं दिखाते, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होता है इस मोमेंट पर। कौन सी एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होता है। अगर हम बात करें, अगर मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, m1 और m2 का मास नियरली इक्वल टू सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्पीड में ज्यादा डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम होगी, स्पीड कम है। बट कोलिजन के बाद पिक्चर चेंज हो जाती है। जो कम स्पीड से चल रही थी वो ज्यादा स्पीड से मोशन करने लग जाती है। ये n2 कैसे हो गया भाई? उल्टा कैसे हो गया? आप कुछ बोल नहीं रहे, भावनाओं को समझ रहे हैं आप, है ना? स्पीड को हम u से लिखते हैं, इनिशियल स्पीड को। तो कोलिजन से पहले स्पीड मैंने कहा है u1 u2, तो u2 इज ग्रेटर देन u1, ठीक है ना? स्पीड u2 की ज्यादा है, u2 स्पीड ज्यादा है। दिस इज द मोमेंट ऑफ कोलिजन। अब कोलिजन के बाद क्या है? दिस इज m2 body moving with final velocity v2. This is m1 body moving with final velocity v1. ये कवर कर रहा है क्या? v1 तक दिख रहा है? तो ये पिक्चर है बिफोर कोलिजन, दिस इज द मोमेंट ऑफ कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन। हमें क्या करना है वो देखना है, सही ना? v1 नहीं दिख रहा है, यही पूछ रहा था मैं। तो हमें v1 पता करना है, हमें v2 पता करना है, ये दो काम हमें करने हैं। अभी बताओ। तो v1 v2 के फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट करने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है ये आगे जाकर। तो बात बहुत ऑर्डिनरी सी है, और है ना, दिमाग को बस हल्का ही रखना है, क्योंकि चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको टाइम ज्यादा देना होता है, कुछ यहाँ पर कुछ घर पर, चीजें आसान ही है। ओके, तो v1 v2 के फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट करने हैं इन टर्म्स ऑफ m1 m2 u1 u2। कोलिजन से पहले कुछ जो भी सब कुछ था, हमें सब कुछ पता था। कोलिजन से पहले हमें सब कुछ पता था, है ना? स्पीड पता थी, मासेस पता थे, सब कुछ पता था। मासेस तो बाद में भी पता है, बट आफ्टर कोलिजन स्पीड क्या रह जाएगी इनकी, v1 v2 क्या होंगे, उनके फॉर्मूलाज हमें फॉर्मुलेट करने हैं। और इन टर्म्स ऑफ क्या बोल रहा हूं मैं? इन टर्म्स ऑफ u1 u2 m1 m2, इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लीनियर मोमेंटम सेम होता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी भी सेम होती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो देखिए क्या होगा। आपने हेडिंग ही लिखा है आई थिंक, फटाफट Yes, एक sir. ही लाइन पर डायग्राम बना लो। कोई कुछ कह रहा है क्या? बोलिए, डायग्राम बनाना स्टार्ट कीजिए। आपने भी लिख लिया था क्या? बढ़िया किया। बिल्कुल ठीक है। और कोशिश करना लेफ्ट से बना, ताकि एक लाइन पर आ जाए। 1D कह रहे हैं ना, और ऐसी कोई जरूरी नहीं, नहीं तो आप नीचे भी कर सकते हैं अगर फिट नहीं हो रहा है तो, है ना? तो बन जाए तो बता देना। यहाँ पर एक और बात लिख देते हैं। फर्स्ट वाली Yes, जो sir, पिक्चर है complete. इसमें, ओके, u2 इज ग्रेटर देन u1 होगा ही, तभी कोलिजन होगी। और आफ्टर कोलिजन v1 ज्यादा हो जाता है v2 से, आगे वाली बॉडी फिर आगे ही आगे, उसके बाद कोलिजन नहीं होगी। तो
अभी तक मैंने एम क्लियर किया है कि करना क्या है, करना तो पूरा बाकी है। करना क्या है, V2 V1 इनके फॉर्मूलाज बनाने हैं इन टर्म्स ऑफ U1 U2 M1 M2, ठीक है। और प्रोसेस सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी है बट सिंपल। स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू करें सभी। लिखिए Yes, yes. ओके, लिखिए लिखिए एज शोन इन फिगर। और जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स बना लिए है ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है जब भी मैं पढ़ाता हूँ, चेंज होता है ना, सब कुछ करेक्ट होगा। एज शोन इन फिगर, two bodies of masses m1 and m2, two bodies of masses m1 and m2 moving with speed u1 and u2, moving with speed u1 and u2 respectively, आगे लिखिए, फुल स्टॉप, आगे लिखिए। after collision between the two bodies, after collision between the two bodies, after collision between the two bodies, the bodies moving with speed, the bodies moving with speed v1 and v2 respectively, moving with speed v1 and v2 respectively। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने इस पैराग्राफ में दे दी। मास क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है, कोलिजन के बाद फाइनल स्पीड क्या हो जाती है। ओके, लाइन चेंज करके लिखिए, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो टॉपिक शुरू हमने किया है, एंड भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। आपके दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट बातें फिट हो जानी चाहिए। जब भी कोलिजन वाली बात हो तो दो पिलर दिमाग में फिट कर लो। लीनियर मोमेंटम वाले कॉन्सेप्ट से एक इक्वेशन आएगा, एक पिलर। काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट से दूसरा इक्वेशन आएगा, और इक्वेशन से फिर नए फॉर्मूलाज आ जाएंगे, है ना। तो हम मेन पिलर पर आ गए हैं, क्या लिखा, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। लाइन चेंज करके लिखिए, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम linear momentum of the system before collision equal to linear momentum of the system after collision। linear momentum of the system before collision, linear momentum of the system after collision। ओके, अब बताइए सिस्टम में कौन है। तो हमारे सिस्टम में दो बॉडीज है, दो बॉडी का ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बताओ भाई, m1 u1 प्लस m2 u2 हो गया ना, इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। चालू करो प्रोग्राम। इक्वेशन 1 तक पहुंचेंगे, बट पहले ट्रांसफर करेंगे। 1 वाली टर्म एक तरफ, 2 वाली टर्म एक तरफ। तो किसको किधर पहुंचाएं,
m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक बात, 1 वाली टर्म एक तरफ है, 2 वाली टर्म दूसरी तरफ है। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ आप LHS में m1 कॉमन ले सकते हैं, RHS में m2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक बात, तो m1 ब्रैकेट u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 ब्रैकेट v2 माइनस u2, इक्वेशन 1। तो इंपॉर्टेंट काम था, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो इक्वेशन 1 आपके सामने है। ठीक है, आपने सुना होगा शायद 9th क्लास में, इस पूरे नेचर में 4 कंजर्वेशन लॉज होते हैं, कुछ मास कंजर्वेशन भी बोलते हैं, बट बेसिकली क्वांटम फिजिक्स को छोड़ दें तो मैकेनिक्स में 4 कंजर्वेशन लॉज होते हैं। कौन कौन से? चार्ज कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो 7th चैप्टर में आप पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, न्यूटन ने ऐसा कहा था। कब? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो लीनियर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कैसा रहता है? सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। तो कोलिजन में एक्सटर्नल फोर्स होता है क्या? तो नहीं होता है। कोलिजन में क्या होता है? इंटरनल फोर्स, एक बॉडी दूसरे पर फोर्स लगा रही है, दूसरी पहले पर लगा रही है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। इसलिए कोलिजन में क्या, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, ऐसा माना जाता है थ्योरेटिकली। लीनियर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता। रीजन? एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स से कभी लीनियर मोमेंटम सिस्टम का चेंज नहीं होता, एक्सचेंज जरूर हो जाता है। किसी बॉडी का कम हो जाता है तो दूसरी वाली का बढ़ जाता है, बट सम क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, इक्वेशन 1 के बाद दूसरे पिलर पर आते हैं, काइनेटिक एनर्जी। 2 ही बातें दिमाग में रखनी है, ध्यान, जो आपको एग्जाम में काम आएगी। लिखिए सेकंड, इक्वेशन 1 के बाद नया पैराग्राफ बनेगा। लिखिए, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे ये ब्रैकेट में लिखी थी ना लैंग्वेज, ऐसा लिखना है क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। लिखिए, लीनियर मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी कर दो बस। लिखा ना? अगर लिख दिया हो तो बता देना। हाफ m1 u1 स्क्वायर, थ्योरेटिकली लिख देना, ठीक रहेगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, और राइट साइड में इक्वल टू करके लीनियर मोमेंटम सर फ्रॉम गड़बड़ हो कंजर्वेशन गया, ऑफ क्या काइनेटिक है एनर्जी। आपने क्या लिखा? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और नीचे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। equal to kinetic energy of the system after collision। ओके, तो ये जो बॉक्स है पहला वाला, इसको देखकर आप हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। 1/2 जो है फैक्टर है, और अच्छी बात है सभी जगह है, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा हमने पहले किया था, 1 वाली जो टर्म्स हैं वो LHS में ले आते हैं, 2 वाली अगर कोई टर्म है तो उसको RHS में सेंड कर देते हैं, तो उससे फायदा यही होता है, मास कॉमन आ जाता है। तो स्टार्ट कीजिए, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर, है ना।
तो m1 v1 स्क्वायर को RHS से LHS में पहुंचा दिया है, साइन नेगेटिव हो चुका है। m2 लिखना था यहाँ पर, है ना, m2 u2 स्क्वायर 2 कर दिया है मैंने, m2 u2 स्क्वायर को मैं RHS में सेंड कर रहा हूँ, तो m2 u2 स्क्वायर नेगेटिव हो गया और ये पहुंच गया। ठीक है, कॉमन लेकर इक्वेशन 2 पुट कर दें, m1 यहाँ पर u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इक्वेशन 2। तो ध्यान क्या रखना है, लीनियर मोमेंटम पहले एक इक्वेशन आ जाएगा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करेंगे, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। हमारा एम क्या है, वी हैव टू फॉर्म फॉर्मूलाज ऑफ v1 एंड v2 इन टर्म्स ऑफ u1 u2 एंड m1 m2, ये हमारा एम है। तो इसका मतलब v1 का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है, v2 का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है, दो करना है ना। तो मैथमेटिक्स का रूल है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड करनी है तो दो इक्वेशन होने चाहिए। तो मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग हमने दो इक्वेशन बना लिए हैं। अब हम v1 को भी पता कर सकते हैं, v2 को भी पता कर सकते हैं। दो इक्वेशन होने चाहिए, दो इक्वेशन है। ठीक है, ओके। इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है 1 से, प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ओके। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए, u1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1, m1 कैंसिल हो गया, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2, इधर m2 कैंसिल हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ऊपर यहाँ पर u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर दिख रहा है, फॉर्मूला यूज लेंगे। सिमिलरली v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज लेंगे। तो कैसे लेंगे, क्या करेंगे, देखिए, u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला यूज ले लिया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर के प्लेस पर आप देख रहे हैं, और डिनोमिनेटर में जो है वो ऐसा का ऐसा। RHS का न्यूमरेटर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, अगेन फॉर्मूला यूज लें, ये हो जाएगा v2 प्लस u2 ब्रैकेट v2 माइनस u2, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला हमने यूज लिया, और डिनोमिनेटर v2 माइनस u2 एज इट इज। तो ये काम हो गया, डन। कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दें। तो नेगेटिव वाला जो ब्रैकेट था वो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, सही बात। v2 इक्वल टू क्या होगा, तो v2 इक्वल टू क्या होगा, तो होगा u1 प्लस v1 माइनस u2। भाई देखिए, सही बात, v2 इक्वल टू चेक कर लो, है ना, इक्वेशन 3 तक हो जाए तो बताना। v2 इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है, अब इस थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन जो है इसको यूज लेना है फर्स्ट में, और आपको v1 मिल जाएगा, पहला आंसर मिल जाएगा। जैसे ही हम इक्वेशन 1 में किसके प्लेस पर, v2 के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, u1 प्लस v1 माइनस u2, आपको v1 का रिजल्ट मिलेगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, v1 का रिजल्ट मिलेगा, और उस v1 का रिजल्ट जब आ जाएगा, उस v1 को हम यहाँ पुट कर देंगे, v2 आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ, बार बार कह रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ u1 u2 एंड m1 m2। हमारे लिए u1 u2 नोन है, हमारे लिए m1 m2 नोन है। तो इन नोन फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में हमें अननोन का पता लगाना है। v1 पता नहीं है, v2 पता नहीं है,
लगाना है पता, है ना? तो यूज करते हैं, लिखिए बाय यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, बाय यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 2 को अब हटा सकते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 करें अप्लाई, तो क्या है m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 ब्रैकेट v2 के प्लेस पर u1 प्लस v1 माइनस u2, ये अंडरलाइन जो है ना ये किसके प्लेस पर है, v2 के प्लेस पर है, माइनस u2 अंडरलाइन है v2 के प्लेस पर, देख लिया ना इक्वेशन 2 से हमने v2 के प्लेस पर वैल्यू पुट कर। अब सॉल्व करके v1 का पता लगाते हैं, तो देखिए m1 u1 माइनस m1 v1, अंदर प्रोडक्ट कर दिया m1 को, यहां पर भी करना है, और कैसे करना है वो देख लीजिए, m2 u1 प्लस m2 v1, ध्यान दे रहे हैं, माइनस 2 m2 u2, सही बात, माइनस 2 y2, 2 टाइम नेगेटिव u2 है, 2 टाइम नेगेटिव u2 है, तो एक साथ लिख दिया ना ट्वाइस करके। ओके, अब v1 वाली टर्म पर फोकस करें ओनली, तो इधर है माइनस m1 v1, इधर है प्लस m2 v2, तो मैं इस नेगेटिव वाली टर्म को उधर पहुंचा देता हूं, ठीक रहेगा, बाकी जो भी है उनको इधर पहुंचा दो। देखिए इसको पहुंचाना है LHS से RHS में, और इन दोनों को RHS से LHS में, तो देखिए साइन चेंज होते रहेंगे, पहले मैं यहां पर लिखता हूं m1 v1 प्लस m2 v1, क्या किया, जो टर्म v1 वाली है उसको तो यहीं छोड़ा हुआ है, और ये वाली नेगेटिव इधर आ गई, हाँ इन दोनों को इधर पहुंचाना था, तो पहुंचाते हैं, 2 m2 u2 प्लस m1 u1 माइनस m2 u1, बताइए सही कुछ ट्रांसफर किया मैंने, जो ऑलरेडी यहां था वो यही है, ये ऑलरेडी यही था, और जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं वो RHS से लाए गए हैं, और साइन चेंज हो चुका है ना, ये नेगेटिव था उधर पॉजिटिव हो गया, ये हाँ m2 u1 पॉजिटिव था नेगेटिव, ठीक बात, तो बताइए v1 क्या होगा, फॉर्मूला v1 इक्वल टू क्या लिखें, 2 m2 u2 माइनस प्लस ही रखें ना, प्लस u1 ब्रैकेट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो दो चेंज किए हमने, यहां पर इन दोनों टर्म में से u1 कॉमन आता हुआ दिख रहा था, आपको भी दिख रहा होगा, तो कॉमन ले लिया है मैंने, u1 कॉमन लिया है, तो क्या है अंदर m1 माइनस m2, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज दिख रही है, हाँ यहाँ पर v1 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा m1 प्लस m2, डिवाइड में पहुंचा दिया m1 प्लस m2 को, तो क्योंकि v1 फाइनली पता लगा, तो एक एक्सप्रेशन तो ये है। अब फॉर्मूला कैसे क्या याद करोगे वो सोचो, आप कैसे ट्रिक लगाओगे कि ये 1 का फॉर्मूला है, v1 का, यहाँ u1 है, अंदर है m1 माइनस m2, u1 m1 माइनस m2, और ये है 2 m2 u2, चलिए आगे बढ़ सकते हैं, जो घर पर हैं वो पहुंच गए यहाँ तक, यस सर। यस सर। ओके, लर्न कर लेना, पहले डेरिवेशन का तरीका आपने सीख लिया, दो इक्वेशन बनानी होती है, लिखिए by using this
value of v1 by using this value of v1 in equation 3, in equation 3. तो जहां आपको v1 दिख रहा है इक्वेशन 3 में, दिख रहा है बीचों बीच, यहां पर वैल्यू पुट करो by using this value of v1 in equation 3. तो टाइम क्या हो गया? फिफ्टी 5 मिनट. ओके, बाय यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन 3, मे बी आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया होगा. v2 इक्वल टू u1 प्लस वैल्यू पुट करते हैं 2 m2 u2 माइनस m1, माइनस नहीं था प्लस ही है ना, 1 तो है u1 है. अब एलसीएम लेते हैं तो क्या लेते हैं, जो ले सकते हैं वही लेंगे. तो क्या ले सकते हैं, m1 प्लस m2. देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन है m1 प्लस m2. यहाँ पर क्या आएगा, u1 के प्लेस पर m1 प्लस m2 से प्रोडक्ट होगा, नीचे क्या है 1 है, तो m1 प्लस m2 से प्रोडक्ट होगा, तो क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u1. थोड़ा एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट जो भी हो देते जाएं. तो मैंने एलसीएम ले लिया m1 प्लस m2. यहाँ पर 3 टर्म्स है मेरे लिए. विच 3 टर्म्स, एक तो है u1, एक ये पूरा का पूरा बिग ब्रैकेट, और एक है माइनस का u2. और एलसीएम क्या आया इन 3 टर्म्स में से, ठीक है, m1 प्लस m2. ठीक है, अब ये जो न्यूमरेटर की टर्म्स है वो आपको एज इट इज दिखानी है. माइनस अंदर प्रोडक्ट कर दें, m1 u1 अंदर प्रोडक्ट करते तो माइनस माइनस m2 u2 माइनस ही आएगा. माइनस अब क्या करें, u2 नीचे कुछ भी नहीं था तो m1 प्लस m2 से प्रोडक्ट होगा. 2m2 u2, ठीक है. m1 यहां पर तो प्लस आएगा, प्लस ही था ना, यहां पर नेगेटिव है. हाँ भाई m2, तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं, तो नेगेटिव m1 u2 नेगेटिव m2 u2. अभी ठीक है, m1 u2 आएगा. u1 एक गड़बड़ थी ना बस, है ना, तो सभी ध्यान दे लेना. m1 u1 प्लस का है, माइनस का है m2 u1, बिल्कुल ठीक है, u1 है m2 u1. ओके, तो अब हम देखते हैं कौन कैंसिल हो रहा है और कौन कॉमन आ रहा है. तसल्ली से देखें, है ना, जैसा ये रिजल्ट है ना, ऐसा ही कुछ रिजल्ट होगा. बस 1 के प्लेस पर 2 दिखाई देगा, 2 के प्लेस पर 1 दिखाई देगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा किसका, v2 का. देख रहे हैं ना, रिजल्ट आएगा किसका, v2 का. तो देखते हैं क्या आएगा. कुछ कैंसिल कीजिए भाई. m2 u1 कहाँ है, ये रहा, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग. m2 u1 को तो कैंसिल कर सकते हैं. और किसी का नंबर लो. पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक कैंसिल हो पाएगा. 2 पॉजिटिव है यहाँ पर और 1 नेगेटिव है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम काम करते हैं.
तो पहले तो मैं लिख सकता हूं m1 u1 कितने हैं, 2m1 u1 1 2, ठीक बात। नेक्स्ट मैं ऐसा लिख सकता हूं प्लस m2 u2 u2 माइनस m1 u2, ये तो पूरा ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं, देख सकते हो ना, यहाँ 2 पॉजिटिव के हैं, यहाँ 1 नेगेटिव के हैं, तो बचा क्या, m2 u2 सिंगल 1, है ना, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों का सम हमने ऑलरेडी लिख दिया 2m1 u1। अब एक स्टेप बढ़ा सकते हो आप, इन दोनों में से क्या कॉमन लेकर, u2 कॉमन लेकर। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखिए v2 इक्वल टू 2m1 u1 प्लस u2 ब्रैकेट m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो फॉर्मूलाज, अगर एक फॉर्मूला किसी को याद हो जाए तो समझ लो दूसरा हो ही गया, 1 के प्लेस पर 2, 2 के प्लेस पर 1, एक याद हो गया तो समझ लो दूसरा हो ही गया, नंबर चेंज, 1 के प्लेस पर 2, 2 के प्लेस पर 1। तो ये तो है जनरल रिजल्ट्स, जनरल फॉर्मूलाज। इनके स्पेशल केसेस भी होते हैं, जब मासेस सेम हो, इक्वल मास की बॉडीज में कोलिजन हो। गैस के मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता भी है, अगर किसी चैम्बर में ऑक्सीजन 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 गैस ही की हुई, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल्स है, O2 O2 O2, तो ऑब्वियसली मास सेम ही होगा और इलास्टिक कोलिजन तो होती ही है गैस के मॉलिक्यूल्स में। तो उस स्पेशल केस में ये जो ब्रैकेट है ना, m1 माइनस m2 m2 माइनस m1, ये दिख रहा है m2 माइनस m1 या m, ये ब्रैकेट जीरो हो जाता है, फॉर्मूलाज कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और आपको क्या मिलता है, v1 इक्वल टू u2 v2 इक्वल टू u1 मिलता है क्या, या ऐसे बोल रहा हूं मैं। इन केस ऑफ m1 इक्वल टू m2, स्पेशल केस, जब बॉडीज आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बॉडीज अगर इलास्टिक कोलिजन करती है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, स्पीड एक्सचेंज हो जाती है क्या, फॉर्मूलाज कुछ यही बता रहे हैं। अगर इस फॉर्मूले में मैं m1 इक्वल टू m2 पुट कर दूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा v1 इक्वल टू u2, मिलेगा क्या, सही बात है, देख लेना, अभी लिखवा नहीं रहा हूं, अभी तो बता रहा हूं, ऑरली मेंशन भी करेंगे। और इस रिजल्ट में अगर m1 इक्वल टू m2 फिट कर दें तो आपको v2 इक्वल टू मिलेगा u1। अगर आपने बहुत कैरम खेला है और स्टार्टर को साइड में रखकर एक कॉइन से दूसरे कॉइन को स्ट्राइक किया है, गोटी से गोटी को, कॉइन से कॉइन को, तो आप क्या देखते हैं, रुकी ही गोटी मोशन करने लग जाती है और आपने जिससे स्ट्राइक किया है वो मूविंग कॉइन रुक जाता है और रुका हुआ कॉइन मोशन में करने लग जाता है। वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है ना, रुकी हुई की जगह आपकी मोशन करने वाली गोटी रुक जाती है। कब, स्पेशल केस में, कब, जब बॉडीज के मास सेम हो, तब ये ऐसा होता है ना, स्पेशल केस है। तो यहां तक आपको करना था, कल हम इसके स्पेशल केस करेंगे और एक इंपॉर्टेंट काम करेंगे, एनर्जी लॉस इन इलास्टिक कोलिजन। ये तो इलास्टिक कोलिजन में था, इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस होता है, उसका एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे, ठीक है ना, और चैप्टर के एंडिंग करेंगे कुल मिल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं 3 o'clock। थैंक यू Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. यस, ओके।